हेलो मेरे प्यारे प्यारे लवली लवली दोस्तों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है केवी एजुकेशन पर। और इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है इवोल्यूशन। देखिए जी, इस चैप्टर के साथ दिक्कत क्या होती है, जब हम इसको एनसीईआरटी में पढ़ने जाते हैं तो इसका सिर पैर कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर फ्लो ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी घुसा दिया गया है। तो इस चैप्टर को हम कैसे निपटाएंगे भाई? देखो जी, एक पोर्शन इस चैप्टर का रहेगा याद करने वाला, एक पोर्शन रहेगा समझने वाला। ठीक है जी, याद करने वाले पोर्शन में जहां जरूरत की ट्रिक्स है मैं ट्रिक्स बता दूंगा, फालतू की ट्रिक नहीं याद रखेंगे क्योंकि फिर एग्जाम में भूल जाएंगी। तो याद करने वाले पोर्शन पे तो आपको ही थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझने वाला पोर्शन में सारा समझा दूंगा, इसकी टेंशन मत लो, है ना। बड़े अच्छे तरीके से इस चैप्टर को हम कंपाइल करेंगे, बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ते रहना। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर। अब देखो जी, ये चीजें अब हैं तो हैं, ये फैक्ट है, अब इसमें कुछ नहीं समझ सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये अपने को याद ही करनी पड़ती है। ठीक है जी, देखो जी, बी वाई ए का मतलब है बिलियन ईयर्स एगो, एम वाई ए यानी मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अब वो ये यूनिवर्स की एज कितनी है, इतने बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ की एज, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, इनवर्टिब्रेट कब फॉर्म हुए, जॉलेस फिश कब आई, सी वीड्स, फिश लाइक रेप्टाइल कब आए, डायनासोर सडनली डिसअपियर कितने पहले हो गए थे, इतनी पहले, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस इतनी पहले। अब इसमें कुछ समझने का है नहीं भाई, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट सेम ऐसी ही चीज भाई, साइंटिस्ट है, किस साइंटिस्ट ने क्या किया, अब ये वही है, फैक्चुअल सी ही चीज है, याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ समझने का है नहीं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ओपेरन इन हेल्डेन ने, हॉट डाइल्यूट सूप ये टर्म किसने यूज की, हेल्डेन ने। जर्म थ्योरी पास्चर ने दी। बायोजेनेटिक लॉ अर्नेस्ट हैक्ल, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है इस टाइप के खासकर। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डीवराइज ने। प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन किसने दिया, थॉमस मैल्थस ने। प्रिंसिपल ऑन जियोलॉजी किसने, चार्ल्स लेल ने। अब देखो ऐसे नाम है ना, पढ़ते में जीभ है ना मुड़ जाती है, लेल। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डार्विन ने। एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की बात किसने की थी, लेमार्क ने। ये चीजें तो आगे आ जाएंगी, समझने वाली चीजें, इसकी टेंशन मत लो। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट वाली बात कि भाई कौन से ने कौन से आइलैंड पे काम किया था। अल्फ्रेड वेलेस ने कौन से, मलाय आर्कीपिलेगो। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे काम किया था। एक और लास्ट अपनी साइंटिस्ट वाली बात कि भाई एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन ये किसने प्रपोज की थी, अर्नेस्ट हैक्ल ने। ठीक है, और इसको डिसअप्रूव किसने कर लिया था, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने, इसने डिसअप्रूव इसको कर दिया था। तो ये तो हो गई भाई अपनी टोटल साइंटिस्ट वाली बात, ये साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट हैक्ल, कार्ल वॉन बेयर, ये साइंटिस्ट। ठीक है, कौन से आइलैंड पे किसने काम किया, ये साइंटिस्ट हो गए, और ये अपने सारे साइंटिस्ट हो गए। तो ये अपने पूरे चैप्टर के साइंटिस्ट हमने एक बार में ही यहां पर निपटा लिए हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं कुछ समझने वाली चीजों पे। देखो जी, बिग बैंग थ्योरी देख रहे हैं, बिग बैंग का मतलब ही क्या है, ह्यूज एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा धमाका हुआ। देखियो जी, ये एक मान लेते हैं बॉल थी, क्रिकेट बॉल थी, और इसी बॉल के अंदर पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स समाया हुआ था। तो सोच लो कितनी डेंस होगी ये। तो हुआ क्या, इसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ। अब इस बॉल में धमाका हुआ तो ये एक्सपैंड 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 है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, एक्सपैंड एक्सपैंड करती गई और करती ही जा रही है। तो यही एक्सपैंड करके इसने यूनिवर्स बना दिया। ठीक है, अब इसमें धमाका हुआ, ये एक्सपैंड करेगी। देखो यूनिवर्स एक्सपैंड किया तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फिर कौन सी, देखो एनसीईआरटी के फ्लो में ही मैंने चीजें लिखी हुई हैं कि है ना, H2 और हीलियम बनी, एनसीईआरटी के फ्लो में ही मैंने चीजें, फिर से वो ये इस चैप्टर में इसी तरीके की गड़बड़ी है, ये कहीं भी कुछ भी लिख दिया गया। ठीक है, अब सीधा यहां पे हम थोड़ा समझते हैं कि अर्थ को कौन कवर कर रहा था, मोल्टन मास, ऐसे कवर कर रहा था मोल्टन मास। अब इस मोल्टन मास में से क्या क्या निकल रहा था, वाटर वेपर्स निकल रहे थे, H2O वेपर्स निकल रहे थे, CH4 निकल रही थी, CO2 निकल रही थी, और अमोनिया निकल रही थी। ठीक है, अब इस H2O वेपर्स, वाटर वेपर्स पे यूवी लाइट, है ना, यूवी लाइट स्ट्राइक की। अब इस पे जैसे ही यूवी लाइट स्ट्राइक की तो ये वाटर वेपर, है ना, टूट गए, स्प्लिट हो गए। किसमें, जाहिर सी बात है इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का वजन हल्का है, लाइट है, तो ये ऊपर को एस्केप कर जाएगी। इधर बची ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन ने आगे जाके भाई हाइड्रोजन से बाइंड करके वाटर बना दिया, और कार्बन कुर्बन की चीजों से बाइंड करके इसने CO2 बना दिया, और इसी तरीके से है ना पानी की उत्पत्ति हुई, और वो सब है ना यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसी को लैब में किसने परफॉर्म किया, मिलर्स एक्सपेरिमेंट, है ना, इसका डायग्राम आप एनसीईआरटी में देख लेना, या देख चुके होगे, आपको देखा ही होगा। ठीक है, तो मिलर ने क्या किया, ये चार चीजें थी ना, कौन सी, ये चार चीजें, 1 2 3
चार। तो इन चार चीजों को देखो, यही चार चीजें हैं, इनको क्या है, इतना तगड़ा ये बिजली बनाई है मैंने, इतना तगड़ा बिजली का झटका दिया कि 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा दिया, और रिजल्ट में क्या पाया कि अमीनो एसिड्स बन गए हैं। अब देखो मुद्दा ये है कि अमीनो एसिड बन गए हैं, इससे साबित क्या होता है? देखो जी, इससे साबित ये होता है कि हम नॉर्मली क्या मानते थे कि अमीनो एसिड तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसी के अंदर तो अमीनो एसिड बनेंगे। पर मिलर ने क्या बोला, बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी अमीनो एसिड जैसी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनती है वो इंडिपेंडेंटली बन सकती है अलग से। तो ये इंडिपेंडेंटली बन सकती है, तो जाहिर सी बात है यहीं से हम सोच सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली बनी, फिर आगे जाके चीजें जुड़ी होंगी, फिर कुछ जुड़ा, फिर कुछ जुड़ा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई। इससे ये साबित होता है। अब नेक्स्ट भाई खेल चलेगा तीन साइंटिस्ट के बीच, एक लेमार्क, एक ह्यूगो डीवराइज और एक डार्विन, ठीक है। और ऐसी ऐसी चीजों से हम पीछा छुड़ाएंगे कि न्यू स्पीशीज कैसे बनती हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, जनरेशन टू जनरेशन जो चेंज आए हैं वो कैसे आए हैं, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, इन सब चीजों से हम बिल्कुल आसान तरीके से, देसी तरीके से पीछा छुड़ा लेंगे, ठीक है जी। पहले हम थोड़ी बात करने वाले हैं लेमार्क के बारे में। लेमार्क ने क्या बात की? लेमार्क ने बात की इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है? देखो, एक्वायर मतलब इस दुनिया में आके एक्वायर किए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अच्छा क्रिकेटर बन जाता है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी अच्छा क्रिकेटर होगा। अगर कोई इंसान इस दुनिया में आके अच्छा बॉडी बिल्डर बन जाता है तो उसका बच्चा भी बॉडी बिल्डर होगा। ये बात लेमार्क ने की, ठीक है। एक्वायर का मतलब क्या है? अंग्रेजी का शब्द समझो कि कोई इंसान पैदा हुआ, अब सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ तो पैदा होने के साथ तो उसमें कोई क्रिकेट का टैलेंट नहीं था ना, उसने इस दुनिया में आके क्रिकेट की स्किल को एक्वायर किया, दुनिया में आके इस स्किल को एक्वायर किया। तो लेमार्क क्या बोल रहा है? दुनिया में आके जो चीजें एक्वायर हो रही हैं वो आगे जनरेशन में पास आउट होंगी। बट ऐसा तो नहीं है, सचिन तेंदुलकर का बेटा उस जैसा अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता, किसी बॉडी बिल्डर का बेटा थोड़ा पतला, वीक है ना, कमजोर भी हो सकता है। तो ये थ्योरी है ना डिसअप्रूव बाद में हो गई थी, ठीक है जी। अब बात करते हैं ह्यूगो डीवराइज और डार्विन के बारे में, ठीक है। इन्होंने क्या खेल खेला, इन्होंने क्या किया? देखो जी, इस एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे आपका वो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म और इंग्लैंड वाला जो एग्जाम्पल है ना, मोथ वाला, है ना, वो भी कवर हो जाएगा। अब देखो जी, यहाँ पे क्या हो रहा है मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, ये जो पेड़ की स्टेम है ना, ये पूरी ब्लैक कलर की है। मैं पूरा ब्लैक कलर इसमें भर देता तो कुछ दिखाई ना देता, है ना। ये मान के चलो ये स्टेम जो है पूरी ब्लैक कलर की है, और ये कोई उड़ने वाला कीड़ा है जिसके पंख पूरे लाल थे, फिर थोड़े से कम लाल हो गए, थोड़ा ब्लैक कलर आ गया उसके पंखों में, फिर और ज्यादा ब्लैक कलर आ गया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रेड बचा है, फिर पूरा उसके पंखों का कलर ब्लैक हो गया है। और ये क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, अगर ये स्टेम ब्लैक कलर की है, ये ब्लैक कलर की है, तो ये इस स्टेम से अपने पंखों का कलर मैच करवाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? कि अगर मान लो ये कोई शिकारी आया, ये कोई शिकारी आया, अब इसको किसको देखने में आसानी होगी? जाहिर सी बात है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, तो इसको ये कंट्रास्टिंग है ना, देख नहीं पाएगा। और ये देखो, ये ब्लैक है, ये रेड है, बिल्कुल अलग से दिख जाएगा और इसको ये खा लेगा, ठीक है। तो बेसिकली कीड़ा कर क्या रहा है? धीरे 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 वो शिकार से बचने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ बिल्कुल रेड है, आसानी से दिख जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो गया, फिर और ज्यादा ब्लैक हो गया, यहाँ और कम दिखेगा, फिर यहाँ पूरा ही ब्लैक हो गया, शिकार को दिख ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने देसी भाषा में समझ लिया। अब थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं ताकि इन टर्म्स को हम अच्छे से समझ पाए। नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जनरेशन टू जनरेशन चेंज और न्यू स्पीशी कैसे बनती है, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर भाई ये कीड़े 1000 थे, ये वाले लाल पंखों वाले 1000 थे, ठीक है। अब शिकारी आएगा और जल्दी से इनको खा जाएगा, पर कुछ कीड़े, इसमें से 20 कीड़े ऐसे थे जो खुद में चेंजेस चेंजेस लाए शिकार से बचने के लिए, और ऐसे पंख उन्होंने कर लिए 20 ने। तो 20 ने ऐसे कर लिए, मतलब कितने? 980, 980 को शिकार खा गया। मतलब 980 के, 980 के कंपैरिजन में ये 20 क्या थे, है ना, सुपीरियर बन गए एक तरीके से। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसी को बोलते हैं कि ये फिट माने गए, इसीलिए इनका सर्वाइवल हुआ, और इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो ये 20 बच गए भाई। अब 20 में भी देखो अटैक तो होने का खतरा है, तो इस 20 में से 10
10 ने अपने पंखों का रंग और काला कर लिया, मतलब 10 और शिकार हो गए, मतलब इस 20 में से ये 10 और ज्यादा है ना फिट माने गए, है ना, फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन फिर से देखने को मिला, है ना। अब ये नंबर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, नहीं तो होता ये है, अब 20 बच गए, ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी प्रोजेनी बनाएंगे, ये 10 बच गए, ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने बच्चे बनाएंगे, ऐसे होता है। पर हम एक देसी भाषा में समझ रहे हैं, ठीक है। अब इस 10 में से 5 फिर से मारे गए और 5 ने खुद को और ज्यादा अडेप्ट कर लिया, अपने पंखों को बिल्कुल काला कर लिया, ठीक है। तो 5 मारे गए, फिर से वही कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि ये 5 खुद को बदलने में सक्षम हो पाए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और उसी को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, नेचुरल सिलेक्शन इसी को बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये 5 काले पंखों वाले हो गए हैं, तो इसको शिकारी नहीं मार पा रहा है, तो ये अब रिप्रोडक्शन करेंगे, अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे और हजारों की संख्या में हो जाएंगे, और यही नई क्या बन जाएगी, यही नई स्पीशी बन जाएगी। तो नई स्पीशी बन के तैयार है, ठीक है। ये स्पीशी कैसे बनती है ये भी देख लिया, नेचुरल सिलेक्शन क्या है ये भी देख लिया, और अपना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी देख लिया, ठीक है। अब ह्यूगो डिवराइज और डार्विन ने क्या बोला, है ना, इनका क्या मतलब है। डार्विन बोलता है कि ये चेंजेस ऐसे धीरे धीरे आता है, डायरेक्शनल चेंज होता है, ठीक है। डार्विन ने क्या बोला कि ये जो वेरिएशन आ रही है ना, लाल पंख से फिर थोड़े काले पंख, फिर थोड़े और काले पंख, फिर बिल्कुल काले पंख, ये धीरे धीरे माइनर वेरिएशन है, धीरे धीरे इसमें आई, फिर धीरे धीरे इसमें, ये धीरे धीरे इसमें, पता नहीं कितनी जनरेशन, ये तो मैंने 4 दिखाई हैं, पता नहीं कितनी जनरेशन लगी होंगी इसको यहां तक पहुंचने में, ठीक है। स्मॉल है वेरिएशन, और डायरेक्शनल है, ठीक है। और ये चेंजेस स्लो है, पता नहीं कितनी जनरेशन लगी होगी। यहीं पर ह्यूगो डिवराइज ने क्या बोला कि डार्विन ने तो देखो ऐसे किया, ह्यूगो डिवराइज ने क्या बोला कि इससे सीधा ही ये बना दो, सीधा ही ये कि एकदम से ऐसा झटका लगा, एकदम से म्यूटेशन आई, रैंडम म्यूटेशन, डायरेक्शनलेस म्यूटेशन, कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप में ही एकदम से ही ऐसा चेंज आ गया, इसको सोल्टेशन वर्ड यूज किया, ठीक है। देख पा रहे हैं आप डार्विन और ह्यूगो डिवराइज में क्या फर्क है। डार्विन ने क्या बोला, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, स्लो चेंजेस आ रहे हैं, डायरेक्शनल चेंजेस आ रहे हैं। ह्यूगो डिवराइज ने एकदम झटके में ही इतनी बड़ी म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सोल्टेशन, उसके लिए वर्ड यूज किया, है ना। आप खुद ही बता दो कौन सी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है, जाहिर सी बात है डार्विन की ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है, ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब भाई नेक्स्ट हम देखने वाले हैं होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। इसकी बहुत प्यारी ट्रिक अभी बताऊंगा मैं आपको, पर समझ लो पहले होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका ओरिजिन सेम होता है, फंक्शन सेम या डिफरेंट हो सकता है। एनालोगस में ओरिजिन डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होता है। इसकी अभी हम ट्रिक देखने वाले हैं। होमोलोगस एनालोगस के ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, आपको कोई निमोनिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप खुद भाग भाग के बताओगे कौन किस में आएगा। तो ट्रिक क्या बोलती है, देखो होमोलोगस जो शब्द है ना, इसमें होमो का मतलब होता है सेम, सेम यानी सेम ही फाइलम के अंदर चीजों को खत्म कर देना है, एक ही फाइलम के अंदर चीजों को भस्म कर देना है। कैसे अप्लाई होगी ट्रिक अभी देखेंगे, पहले ये समझ लो। एनालोगस में एना का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट मतलब डिफरेंट फाइलम के बीच में बात होगी। देखो कैसे अप्लाई करनी है ये ट्रिक, देखो आप खुद बताओगे ये होमोलोगस का एग्जांपल है या एनालोगस का, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। देखो हार्ट या ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये किसका एग्जांपल है। देखो सिर्फ एक फाइलम के अंदर बात की गई हो तो होमोलोगस, और 2 फाइलम दिख जाए तो एनालोगस। देखो वर्टिब्रेट सारे किस में आएंगे, कोर्डेटा फाइलम में आएंगे, कोर्डेटा के अलावा यहां कोई भी फाइलम नहीं है, सिर्फ एक ही फाइलम में बात की गई है, तो ये हो जाएगा क्या, अपना होमोलोगस का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट पर्ची आ जाइए। एनसीईआरटी के एग्जांपल है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको ही जवाब देना है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, फिर से वही, एक फाइलम है या 2 फाइलम है। देखो बटरफ्लाई कौन से फाइलम से, अर्थ्रोपोडा, बर्ड्स कौन से फाइलम से, एव से है, तो 2 फाइलम के बीच में बात हो रही है, 2 फाइलम के बीच में, तो ये हो जाएगा एनालोगस का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए, देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल है 4 लिम्स इन मैमल्स। अब मैमल्स यानी कोर्डेटा फाइलम के अंदर बात हो रही है, कोर्डेटा के अलावा तो कोई भी फाइलम नहीं दिखाई दे रहा, तो एक ही फाइलम के अंदर बात हो रही है, सिर्फ कोर्डेटा, तो ये हो जाएगा क्या, होमोलोगस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो भाई, आई ऑफ, अबे यार पर्चियां दुखी कर दिया मेरे को, ब्ला। अब नेक्स्ट देखो, आपको खुद जवाब देना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, और जाके चेक कर लेना, पूरी एनसीईआरटी आपकी याद हो रही है इससे, ठीक है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फिर से देख लो फाइलम कितने हैं, ऑक्टोपस कौन से फाइलम का, मोलस्का, एक फाइलम ये हो गया, मैमल्स कौन से, कोर्डेटा फाइलम के, तो एक अलग फाइलम, 2 फाइलम के बीच में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा एनालोगस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये प्लांट का एग्जांपल, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, थॉर्न्स या टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा। इसको भी सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे कि दोनों ही बोगनविलिया हो या कुकुरबिटा हो, दोनों ही एंजियोस्पर्म में आ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म के अंदर ही बात हो रही है, तो
ये कुछ रिलेटेबल हो गया कि फाइलम के अंदर ही बात हो रही है, तो ये होमोलोगस जैसा दिखाई दे रहा है कि दोनों ही एंजियोस्पर्म है। अब नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। पेंगुइन किसमें? कॉर्डेटा फाइलम में आएंगे, डॉल्फिन किसमें? कॉर्डेटा फाइलम में। तो कॉर्डेटा सेम ही फाइलम के अंदर बात हो रही है, तो ये हो जाएगा होमोलोगस, और ये हो जाएगी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। याद रखना, जहां भी पेंगुइन दिख जाए, अभी अभी लेटेस्ट आपने वीडियो देखी होगी कि पेंगुइन हमेशा अलग बिहेव करता है, वो दुनिया के हिसाब से नहीं ना, बेचारा अलग ही पैदल पैदल निकल गया था। तो पेंगुइन जहां दिख जाए वहां अलग बिहेव करना है, वो एक्सेप्शन है। तो ये लगेगा होमोलोगस पेंगुइन और डॉल्फिन वाला, पर असल में ये एनालोगस होता है। मेरे प्यारे दोस्त, 1000 बार बोल चुका हूं तेरे को, और आज फिर से बोल रहा हूं, चीजों को रटने से पहले उनका नाम पढ़ लिया कर। अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव मतलब कोई चीज अडेप्ट हो रही है, और रेडिएशन क्या होता है? देखो, ये अगर हमारा सूरज है तो सूरज की किरणें ऐसे रेडिएट कर रही हैं, बस ये पढ़ना है अपने को। चलो देखते हैं। देखो जी, मान लेते हैं ये बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकल एरिया था, ये बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकल एरिया था, और यहाँ पर किसी जानवर की एक स्पीशी रहती थी जिसका नाम है ए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई शेर है या कुत्ता है, कुछ भी, कुत्ते का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ए नाम के कुत्ते की स्पीशी रहती थी, जिनकी संख्या मान लेते हैं यहाँ पर 1000 कुत्ते रहते थे ए स्पीशी के। अब क्या हुआ, इस पूरे एरिया में आए चेंजेस। मान लेते हैं चेंजेस कैसे आए। यहाँ पर भाई पानी 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 वाला इलाका बन गया, पानी के पास वाला, ठीक है। यहाँ पर कोई जंगल जैसा इलाका बन गया, है ना। यहाँ पर कोई पहाड़ वाला इलाका बन गया, यहाँ पर कोई रेत वाला इलाका बन गया, यहाँ पर कोई बर्फ वाला इलाका बन गया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई इलाका बन गया, यहाँ पर कोई इलाका बन गया, यहाँ पर कोई इलाका बन गया। अब पूरा एरिया ही अगर बट चुका है तो इन कुत्तों को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 100 कुत्ते इस एरिया में चले गए, ठीक है। 100 कुत्ते यहां चले गए, 100 कुत्ते यहां चले गए, 100 यहां। अब देखो, इन 100 कुत्तों के लिए ये एनवायरनमेंट एक नया एनवायरनमेंट है, इनके लिए भी नया एनवायरनमेंट है, इनके लिए भी नया, सबके लिए क्या है, ये नया एनवायरनमेंट है। तो नए एनवायरनमेंट में एकदम से वो गए हैं तो सारे तो सरवाइव कर नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल 95 जो है सरवाइव नहीं कर पाए, सिर्फ 5 कुत्ते ही बच गए। सेम यहां पर मान लेते हैं 5 बच गए, बाकी सारे मर गए। यहां पे भी 5 बच गए, यहां पे भी 5 गए, 5 बच गए, बाकी सारे मर गए। तो ये जो 5 कुत्ते बच गए हैं, क्या हम बोल सकते हैं ये 5 कुत्ते बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा फिटेस्ट थे? इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब ये 5 कुत्ते बच गए तो ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, तो रिप्रोडक्शन करके इनके जो बच्चे आएंगे उनमें यहां रहने की क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी, ठीक है। फिर वो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर उनके बच्चे जो आएंगे उनकी इस नई जगह पे रहने की क्वालिटी ज्यादा बेटर, फिर और बेटर, फिर और बेटर। तो धीरे धीरे यहां पर एक नई स्पीशी ही बन जाएगी जो इस एरिया में रहने के काबिल होगी। सेम यहां पे नई स्पीशी बन जाएगी, यहां नई स्पीशी, 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 यहां नई स्पीशी बन जाएगी जो इन 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 अलग अलग एरिया में रहने के काबिल हो जाएंगी। तो अब देखो शब्द कहां से आए, देखो इन 5 कुत्तों ने यहां पर रहना अडेप्ट कर लिया है, इस स्पीशी ने यहां पर रहना अडेप्ट कर लिया है, तो इसीलिए अडेप्टिव वर्ड आ गया। और रेडिएशन देखो, इसको ध्यान से देख लो, ये कुछ ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा है रेडिएट होता हुआ। अब देखो एक शब्द आपको मिलेगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, वो भी इसी से समझेंगे। देखो जी, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया था, यहां पर कोई स्पीशी थी ए। अब जाहिर सी बात है एक स्पीशी थोड़ी होगी, कोई और भी हो सकती है, 20 स्पीशी भी हो सकती है, ठीक है। फिर वो ये कि ज्योग्राफिकल एरिया बट गया। फॉर एग्जांपल ऐसे बांट देते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया बट गया भाई, ऐसे ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया बट गया, ठीक है। अब हुआ क्या, वही अडेप्टिव रेडिएशन कर देते हैं ऐसे ऐसे कि इसके कुछ जानवर यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, सेम इसके कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, ठीक है। तो यहां पर देखो इस जगह पर बी का भी आया है और ए का भी आया है, तो एक जगह पर रह रहे हैं तो इनकी आदतें सिमिलर हो जाएंगी, वहां पर रहने के लिए दोनों, है ना, अडेप्टिव होने के लिए दोनों सिमिलर चीजें दिखाई देंगी और सेम सेम से वो दिखने लगेंगे। इसी को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए अडेप्टिव रेडिएशंस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। डार्विन फिंचेस, प्लेसेंटल मैमल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। और जो हमने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखा था ना, ये दोनों आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, ये उसका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो ये कुछ एनसीईआरटी का निचोड़ जैसा मामला है कि जो भी छुपी हुई लाइनें हैं जो याद करने वाली हैं वो मैंने निकाल के रख दी हैं। ठीक है, तो सीलोकेंथ जो फिश थी सोची जा रही थी वो सालों पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट वो साउथ अफ्रीका में 1938 में मिली, तो ये बड़ी हाँ अद्भुत बात थी। ट्राइनोसोरस ये बिगेस्ट डायनासोर है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इसकी हाइट 20 फुट तक हो सकती थी। ठीक है, फर्स्ट मैमल कैसे थे, वर श्रू लाइक, साउथ अमेरिकन एनिमल्स ओवर रिडन बाई नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स। फिर से वही है भाई, ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये कहीं भी कैसे भी आ सकती हैं, है ना, क्वेश्चन बन के। पाउच्ड मैमल जो ऑस्ट्रेलिया के थे वो किस लिए सर्वाइव कर पाए, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से, कि वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई और वो अलग हो गए। अलग हो गए मतलब उनका शिकार करने वाला कोई बचा ही नहीं, तो वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, देखो जी ये होते हैं एरा, ये पीरियड्स। वैसे तो इससे क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस बनते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा अगर आइडिया ले लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। देखो जी पहले इरा को याद करते हैं। इरा कैसे हैं कि सबसे पुराने वाले ये थे, फिर उससे अगला टाइम ये आया, फिर सबसे नया टाइम ये वाला है ना। तो कैसे याद करेंगे, देखो P4 सबसे पुराने वाला, तो पुराने वाला पैलेजोइक इरा सबसे पुराना हो जाएगा। ठीक है, फिर M4 जो मीजो मतलब मिडल में बीच में आ रहा है, तो मीजो वाला बीच में हो गया, मीडियम वाला हो गया, और सबसे है ना नया वाला, तो ऐसे भी याद करना सिनेमा, सिनेमा नए जमाने में आया है ना, पुराने जमाने में तो था नहीं, तो सिनेमा सीनो, इससे ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे आइडिया लगाएंगे, देखो जी यहां से थोड़ा ऐसे याद रखा ना, सबसे पुराना जीवन कहां था, समुंदर से ही जीवन निकला है। ठीक है, समुंदर से ही जीवन निकला है, तो समुंदर देव, समुंदर देव, थोड़ा यहां से आइडिया लगा सकते हैं। तो समुंदर देव, साल्यूरियन डेवलिन यहां से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर ही देखो ट्रायसिक के साथ ही जुरासिक होगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है। थोड़ा क्रिटेशियस इसके साथ है, ये याद रख लेना। और इसको याद कैसे रखेंगे, देखो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, एम से मिडिल क्लास है ना, मीजो मिडल में आ रहा है, तो मिडिल क्लास लोगों का सपना क्या होता है, क्रेटा खरीद लें, है ना। मिडिल क्लास लोगों की ड्रीम कार है क्रेटा, ऐसे याद रख लेना। क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक ये साथ में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपका कहीं सीन, सीनोजोइक सीन, आपका कहीं सीन क्रिएट हो गया। सीन क्रिएट हो गया मतलब अपने नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं लड़ाई हो गई, सीन क्रिएट हो गया। सीन क्रिएट हो गया मतलब 3-4 बंदों को आप फोन करके बुलाओगे, सीन क्रिएट हो गया, है ना। टर्शरी क्वाटरनरी, टर्शरी मतलब 3 और क्वाटरनरी मतलब 4 होता है, तो 3-4 बंदों का फोन करके बुलाओगे। ये भाई थोड़ा है ना, अगर हेल्प मिल पाए, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेना, बाकी इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम ही बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, अरे भाई पर्चियां आ जाओ, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए जी अगर कोई पॉपुलेशन है और उसमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो उसमें जनरेशन टू जनरेशन जो अलील की फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। देखो जाहिर सी बात है, इवोल्यूशन ही नहीं हो रहा है मतलब कोई वेरिएशंस, बदलाव आ ही नहीं रहे हैं, कोई बदलाव आ ही नहीं रहे हैं मतलब नई स्पीशीज वो सब नहीं बन रही हैं, तो अलील की फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, कोई बदलाव जनरेशन से जनरेशन उनमें भी देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर जीन माइग्रेशन हो जाए, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो जाए, बेसिकली ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं कि नई स्पीशीज बन जाए, इवोल्यूशन हो जाए, है ना। इवोल्यूशन बेसिकली अगर हो जाए तो ये फ्रीक्वेंसी में बदलाव देखने को मिलता है, और इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं अंग्रेजी भाषा में, कि ये वो फैक्टर हैं जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, एवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी अलील की सेम रहेगी, अगर एवोल्यूशन हो गया मतलब ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो ये फ्रीक्वेंसी में चेंज नजर आएगा, जाहिर सी बात है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्ट हो जाएगा। अब देखो जी ये एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, है ना, इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कैसे समझना है और कैसे इसको याद करना है। देखिए जी यहां से ये 3 चीजें निकली हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग मतलब बीच में देखो मैक्सिमम है, बीच में मैक्सिमम, बीच में स्टेबल हो रही हैं चीजें। डायरेक्शनल मतलब चीजें एक डायरेक्शन में, जो पीक है वो एक डायरेक्शन में निकल गई है, देखो ये एक डायरेक्शन में निकल गई। डिसरप्टिव, डिसरप्ट हो गई है, देखो बीच में गड्ढा हो गया है और दोनों साइड में पीक दिखाई दे रही है। इसको कैसे याद करना है उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं। देखो जी कोई कम वजन के बच्चे हैं वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा वजन के बच्चे हैं, मोटे बच्चे, वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो मीडियम जिन बच्चों का वेट है वो सरवाइव कर पा रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ लो, है ना, मीडियम वेट वाले बच्चे सरवाइव, कम वाले कमजोर हैं और ज्यादा वेट वाले भी बीमार हैं, वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्शनल वाले को कैसे समझना है, देखो जी ये एग्जाम्पल याद करो। देखो
जो बिल्कुल रेड वाले थे वो भी नहीं बच पा रहे हैं, थोड़े थोड़े रेड हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं, इसमें भी थोड़ा थोड़ा रेड है ये भी नहीं बच पा रहे हैं। तो जो बिल्कुल वन डायरेक्शन, बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं, बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में चले गए हैं, वो सिर्फ बच पा रहे हैं। ये वन डायरेक्शनल हो गया, ठीक है जी। और दो पीक बन रही है, बीच में खाली हो गया, इसका मतलब क्या है? देखो मिडल वाले नहीं बच पा रहे हैं, इसका मतलब ये है, देखो किसी, इसको समझते हैं डायग्राम से। देखो किसी पक्षी की चोंच बिल्कुल छोटी है इतनी, किसी पक्षी की चोंच मीडियम साइज की है, किसी पक्षी की चोंच इतनी बड़ी है। चोंच को थोड़ा चोंच जैसा दिखा देते हैं, ये इसकी चोंच है, ये इसकी चोंच है, ये इसकी चोंच है, ठीक है जी। अब जो छोटे वाला है वो तो छोटे छोटे सीड्स को खा लेगा, ठीक है, छोटे छोटे सीड्स को खा लेगा। और जो हार्ड सीड हैं, बड़े बड़े हैं, हार्ड है, उनको ये बड़ी चोंच वाला खा लेगा। जो मीडियम वाले हैं वो ना इसके लिए सूटेबल हो पा रहे हैं, ना इसके लिए सूटेबल हो पा रहे हैं, तो इनकी संख्या कम हो जाएगी और ये यहाँ पर आपको साइड में पीक दिखाई देगी। ये इसका मतलब था। अब दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मैन। परचो अब दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मैन, जिसको पर्चियों की बजाय हम यहाँ पे पढ़ेंगे टैब पे, ठीक है जी। देखो इस फ्लो की ट्रिक मेरे ख्याल सबको ही पता होगी, सबने अपनी अपनी ट्रिक बनाई होती है, नहीं तो कहीं ना कहीं से सबको पता ही होगी, तो मैं इसमें फालतू की ट्रिक नहीं बता रहा, ठीक है जी। ये फ्लो सबको पता ही होता है। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस में, जावा मैन, पैकिंग, हिडेलबर्ग, फिर होमो सेपियंस में, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, मॉडर्न मैन, ठीक है जी। ये फ्लो हर हाल में आपको याद होना ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं, जैसे ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस के बारे में है, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ब्रेन कैपेसिटी अगर सारों की याद ना हो पाए तो मॉडर्न मैन की जरूर याद होनी चाहिए, 1450 सीसी। और इन सब में सबसे ज्यादा किसकी है? तो मॉडर्न मैन मत कर देना भाई, क्रो-मैग्नन की सबसे ज्यादा है 1650। आप सोचोगे मॉडर्न मैन का दिमाग सबसे ज्यादा, तो उसको आप सबसे, अबे यार हट जाना तू, तो उसको आप सबसे ज्यादा कर दोगे, तो क्रो-मैग्नन की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है जी। ये बात भी यहां होगी। अब ये चीजें भी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, तो ये भी अपने को याद होनी चाहिए कि रामापिथेकस जो थे वो वाज मोर मैन लाइक, ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक। इसको कैसे देखो, राम किसका नाम होता है? राम किसी राम, श्याम, घनश्याम, है ना, इंसानों का ही नाम होता है, तो ये मोर मैन लाइक थे। ड्रायोपिथेकस हो जाएंगे मोर एप लाइक, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हंटेड विद स्टोन, हंटेड विद स्टोन, इसको थोड़ा ऐसे याद रख लेना। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो होती थी क्रिकेट की, बहुत पावरफुल टीम होती थी, इतने खतरनाक बॉलर होते थे, ब्रेटली जैसे, है ना, इतनी तेज बॉल फेंकते थे, ऐसा लगता था कि पत्थर आके लग रहे हैं, ठीक है। मैकग्राथ होता था, ब्रेटली होता था, ऐसा लगता था बॉल फेंक रहे हैं कि पत्थर मार रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया स्टोन ये अपने को याद हो जाएगा। होमो हैबिलिस, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, देखो इसमें एच आ रहा है, इसमें एच आ रहा है, बहुत सारा एच आ रहा है, बहुत सारा एच का मतलब है ह्यूमन को डिनोट कर रहे हैं, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। लास्ट है निएंडरथल, बरीड दियर डेड, मतलब उनका कोई साथी मर जाता था तो उसको वो जमीन में दबाने लग गए थे, गाड़ने लग गए थे। इसको कैसे याद करें? देखो जी, बरीड दियर डेड, है ना, मुर्दे को गाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कोई हॉरर मूवी चल रही है, भूत वाली मूवी चल रही है, तो है ना, बरीड दियर डेड, तो आपको भूत वाली मूवी से डर लगना चाहिए, आपको डर लगने लग जाएगा, ठीक है, ये यहां से याद हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, ये स्कल कंपैरिजन किया गया है कि देखो इसमें बेसिकली बताया क्या गया है, ये चिंपैंजी का बच्चा है, चिंपैंजी का बच्चा है, ये अडल्ट चिंपैंजी है और ये अडल्ट ह्यूमन बीइंग है। तो इसमें बताया क्या गया है कि चिंपैंजी के बच्चे का जो स्कल है ना, वो इसकी बजाय इससे ज्यादा सिमिलर हो रहा है, ये बात बताया गया है। मोर लाइक अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग देन अडल्ट चिंपैंजी, ये बात, ठीक है जी। तो चैप्टर अपना होता है समाप्त। ओके, थैंक यू, बाय बाय।